हेलो स्टूडेंट्स। उम्मीद होगी आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और आज मैं लेकर आया हूँ इस वीडियो लेक्चर में क्लास नाइन्थ के साइंस के पहला चैप्टर, जो कि हमारा क्या है, मैटर इन सराउंडिंग। उसका आज लेक्चर नंबर 2 हम डिस्कस करने चल रहे हैं। हमने लेक्चर 1 में क्या क्या पढ़ा था? लेक्चर 1 में हमने पढ़ा मैटर क्या होता है, मैटर के बारे में समझा। फिर हम मैटर की फिजिकल नेचर की प्रॉपर्टी को हमने समझा था। फिर वहीं हमने एक बात आपसे किया था, या एक हमने आपसे क्वेश्चन आपसे हमने पूछा था, क्या मैटर के पार्टिकल आपस में अट्रैक्ट करते हैं, या हाउ कैन टू मैटर ऑफ पार्टिकल अट्रैक्ट टू ईच अदर। कैसे, वाई, वाट, ये सब क्वेश्चन आपको लगाना था और आपको समझना था। तो आज अपना जो टॉपिक है आज उसी पर ही है। पहले तो हम ये समझेंगे, क्या कोई मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं क्या वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं तो किस बेस पे करते हैं, क्या उसका ऑब्जर्वेशन है, क्या कंक्लूजन है। थोड़ी बहुत एक्टिविटी से समझेंगे तो ये कंसेप्ट हमें अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएंगे। और दूसरा जो आज का जो टॉपिक है, जो हमारा आगे के बढ़ने का जो टॉपिक है, वो हम मैटर को एक्चुअली में मैटर को हम कैसे क्लासिफाइड करते हैं। इन्हीं पार्टिकल के बेसिस पर हम मैटर को कैसे क्लासिफाइड करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल नेचर पर। उनके फिजिकल और केमिकल नेचर पर हम उनको कैसे क्लासिफाइड करेंगे, इस पर भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए हमारा सिर्फ ये 2 ही टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम एक और टॉपिक आपको बताएंगे और कुछ छोटी मोटी बातें भी बताएंगे कि जो कि आपके सारे कंसेप्ट को क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो ज्यादा टाइम न लेते हुए शुरुआत करता हूं। और आप लोग क्या करना है, वही काम फिर से पेपर, नोट, कॉपी, पेन सब लेकर बैठ जाओ। इधर उधर देखना बंद करो, सीधा फोकस करो अपने क्लास 9 का। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में भी यही बोला था, इस वाली वीडियो में मैं यही बोलूंगा कि कोरोना के चैन को हमें तोड़ना है, अपने पढ़ाई की, स्टडी की अपनी चैन नहीं तोड़ना है। तो शुरुआत करते हैं, अपने चैप्टर से डिस्कस करते हैं कि हमने आपको क्या बताया था। देखो, हमने आपको डिस्कस किया था कि, या तो मैंने आपसे पूछा था, या फिजिकल नेचर थी जो मैटर की, वो क्या थी। हमने कहा कि जो भी मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। इस बात को ऐसे समझते हैं कि जैसे मान लो कि हमने क्या किया, एक एक्टिविटी कर रहे हैं। जैसे हमने मान लो कि आपको एक ने हमने कहा कि जाओ वो लेकर ले लो आप, चौक का कोई पीस ले लो, चौक का एक पीस ले लो, ठीक है। अपने काम में एक चौक का एक पीस ले लो। और एक लोग कोई क्या ले लेते हैं, जैसे आयरन का कोई पीस ले लेते हैं, ठीक है, या आयरन का कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ठीक है। और तीसरा क्या लेते हैं, एक आइस का क्यूब ले लो आप। हालांकि एक्टिविटी आपके एनसीईआरटी में दिया है, मैं वहीं से समझा रहा हूं कि एक आपके पास आयरन का कोई नेल है मान लो, और एक आपके पास क्या है, चौक का पीस है, और एक आपके पास क्या है, आपके पास एक होगा आइस का क्यूब होगा। और एक हैमर ले लो, हैमर की हथौड़ी ले लो, और हथौड़ी से आप ये बताओ, अगर आप पीटोगे, मतलब एक साथ तीनों में पीट रहे हो, तो बताओ सबसे पहले कौन टूटेगा, नहीं सबसे पहले ब्रेक कौन होगा। तो आप क्या सोचोगे, ऑब्जर्वेशन करो कि सबसे पहले कौन टूट सकता है। तो सबसे पहले टूटने का जो चांसेस होगा वो किसमें होगा, चौक का जो पीस है वही तो टूटेगा पहले। अब वो क्यों टूटा पहले, चौक का पीस जो है, क्योंकि अब उसकी भी बारे में सोचना पड़ेगा। उसके बाद किसका टूटेगा, आइस का जो क्यूब है वो टूटेगा। उसके बाद जो आपका नेल है, आयरन का जो नेल है, वो तो टूटेगा ही नहीं। तो ऑब्जर्वेशन करने से ये पता चला कि जो पार्टिकल्स होते हैं, वो पार्टिकल्स में क्या होता है, एक इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है। और वो इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होता है, जितने ही नजदीक होते हैं उतने अट्रैक्शन ऑफ जो फोर्स होता है वो स्ट्रांग होता जाता है। तो आपके चार्ट में क्या हो सकता है कि पार्टिकल्स थोड़ा सा डिफरेंस होते हैं उनसे, आइस ऑफ क्यूब में थोड़ा सा उनसे अलग होते होंगे, और जो आयरन का जो नेल है उसमें क्या होते होंगे, बहुत ही क्लोज होते होंगे। ये यहाँ पे यही रीजन निकलता है, यही एक कंक्लूजन निकलता है। ऑब्जर्वेशन हमने करके देखा कि हाँ, कि मैटर के जो पार्टिकल हैं वो आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करते हैं मतलब कि उन्हें कुछ पार्टिकल को आपस में जब अट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब उनके पास कोई फोर्स होगा। और फोर्स कौन उनके पास है, अट्रैक्शन ऑफ फोर्स होता है, ठीक है। अट्रैक्शन ऑफ फोर्स का मतलब ये होता है कि जो पार्टिकल दूर होंगे, तो आपके पार्टिकल जैसे जैसे नजदीक जितने होंगे, जिसमें पार्टिकल जितना नजदीक होगा उसमें अट्रैक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा बेटा, उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। तो जितना जैसे जैसे रिपल होते जाएंगे उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो ये हमारा रीजन था। जो लास्ट वाला मैंने बातें आपको लिखी थी कि फिजिकल प्रॉपर्टी, आप जो फिजिकल नेचर था मैटर का, हमने यही बताया था कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे से मैटर के पार्टिकल क्या अट्रैक्ट करते हैं कि नहीं। तो ये बात सही है कि वो मैटर के पार्टिकल एक दूसरे से अट्रैक्ट क्या करते हैं।
तो अब हम यहाँ पे ये आगे ये समझेंगे कि अब जो हमने आपको बताया ये सारी बातें हमने किस पर डिस्कस की, ये सारी बातें हमने की थी एक मैटर की फिजिकल नेचर बताया, उसका क्या फिजिकल नेचर था। एक बार हम फिर से समझ लेते हैं कि क्या क्या नेचर थे। हमने कहा था कि मैटर के पार्टिकल बहुत ही स्मॉलेस्ट होते हैं, मैटर के पार्टिकल के बीच में क्या होता है, स्पेस होती है, मैटर के पार्टिकल आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, मैटर के पार्टिकल जो बनते हैं किससे बनते हैं, छोटे छोटे स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बनते हैं, मैटर के पार्टिकल क्या करते हैं, कंटिन्यूअस क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। ये सारी एक्टिविटी हमने बता दी। ये हमारा पहला पार्ट था, ये पहला बात थी कि एक फिजिकल नेचर पर हम मैटर को कैसे समझते हैं, क्यों क्यों किया था ये डिस्कस क्यों करनी पड़ी थी, क्यों हमें, क्योंकि हमें पहले जब फिलासफर जब हो गए थे, इंडियन फिलासफर और ग्रीक फिलासफर ने इंडियन फिलासफर और जो ग्रीक फिलासफर है उन्होंने ये बातें बताई थी कि जो ये पांच तत्व से, यानी कि जो पांच तत्व बना था, जो पंच तत्व थे, उससे मिलकर कोई भी वस्तु बनी होती है। ठीक है, तो आगे चलकर जब इन बातों को बताया गया फिजिकल और केमिकल बेसिस पे बताया गया कि कुछ देर तक हमने यही मानते थे कि जो एक लकड़ी का टुकड़ा होता था, नहीं लकड़ी का जो ब्रेक होते थे, ब्रेक करने पर जो लकड़ी आती थी उसकी सतत को ही हम क्या मानते थे, मैटर मानते थे। या दूसरी तरह से ये कहा गया मैटर को जो एक पार्टिकल्स होता है, मैटर क्या होता है, एक पार्टिकल्स होता है, उसको ये मानते थे जो मैटर का पार्टिकल्स होता है उसको समझाने के लिए, उसकी फिजिकल नेचर बताने के लिए, मैटर के लिए ये सारी पॉइंट को हमने डिस्कस किया है। अब हम चलते हैं आपको एक नए पॉइंट को और नई टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराने के लिए, जिसका नाम है कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। जिसका नाम क्या है कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो अब हम इस पर डिस्कस करेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर कैसे होते हैं। तो लगाते हैं हेडिंग बढ़िया सा, यानी कि हम मैटर को क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं किसके बेसिस पे, कि दे आर डिपेंडिंग द फिजिकल एंड केमिकल चेंज, यानी कि उनके फिजिकल और केमिकल नेचर के बेसिस पर, केमिकल और फिजिकल नेचर के डिपेंड पर, उनके डिपेंड पर हम क्लासिफिकेशन किसको करेंगे, मैटर को करेंगे। तो देखो कैसे करते हैं मैटर को। मान लो हमने यहां लिख लिया मैटर को, एक तो हम करेंगे किसके बेसिस पर, केमिकल, केमिकल क्लासिफिकेशन लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, दूसरा हम कौन सा करेंगे, फिजिकल, फिजिकल क्लासिफिकेशन। नोट्स बेटा बनाते चलना, ये सारी पॉइंट उसमें लिखते चलना, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे आपको भी क्या होगा, लिखना होगा। ठीक है, देखो मैटर को हमने किसके बेसिस पर कर रहे हैं, हम इनके डिपेंडिंग कर रहे हैं, इनके किसके बेसिस पर, हम इनके बेसिस पर कर रहे हैं कि केमिकल क्लासिफिकेशन और फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेस पे हम कर रहे हैं। ठीक है, तो जो केमिकल क्लासिफिकेशन है उसको भी हमने कितने पार्ट में करेंगे, दो पार्ट में करेंगे। जैसे पहला होगा हमारा इसमें, पहला जो हमारा होगा प्योर सब्सटेंस। ठीक है, और दूसरा जो हमारा होगा मिक्सचर। हालांकि इसको भी अंदर हम डिवाइड करेंगे, यानी प्योर सब्सटेंस को फर्दर हम डिवाइड करेंगे, तो इसमें आते हैं दो और आएंगे। ठीक है, इसको ऐसे लिख लेते यहाँ पे और एक यहाँ पे। एक होता है हमारा एलिमेंट और एक होता है हमारा कंपाउंड, जैसे वाटर मॉलिक्यूल हुआ, शुगर हुआ, एसेट्रा। ठीक है, हालांकि इनको भी डिस्कस करेंगे हम। एलिमेंट में जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एसेट्रा। ठीक है, जितने भी सारे हमारे पास एलिमेंट होते हैं वो सारे एलिमेंट। फिर भी हम कंपाउंड को फर्दर हम टू पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक होता है हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, फिर यहां हम फर्दर मिक्सचर को भी क्या करते हैं, टू पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा, यहां पे हम लिख देते हैं, एक होता है हमारा होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ये हमने जो क्लासिफिकेशन किया, केमिकल क्लासिफिकेशन किया, तो केमिकल जो क्लासिफिकेशन हुआ वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ, एक हमारा प्योर सब्सटेंस, एक हमारा मिक्सचर।
फिर हमने प्योर सब्सटेंस को फर्दर टू पार्ट में डिवाइड किया, एक हमारा एलिमेंट, एक हमारा कंपाउंड। एलिमेंट में जैसे हमने कहा कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जितने भी सारे एलिमेंट आते हैं वो हमारा हो जाता है। कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड होता है जो हमारा वाटर हो या सुगर हो या एक्सेट्रा, जो भी जितने भी सारे कंपाउंड में दिखाई देते हैं सारे होते हैं। फिर फर्दर कंपाउंड को भी हमने फर्दर टू पार्ट में डिवाइड किया, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर हमने जो दूसरा इसका पार्ट है मिक्सचर, मिक्सचर को भी फर्दर डिवाइड किया, एक होमोजीनियस और एक क्या किया हमने, हेटेरोजीनियस किया। अब हम देखते हैं कि फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या है। फिजिकल क्लासिफिकेशन में आते हैं, वैसे तो देखो टोटल है 5, लेकिन जो मेन जो क्लासिफिकेशन उनके हैं 3। कौन से हैं? पहला सॉलिड होता है, ठीक है। दूसरा हमारा क्या होता है? लिक्विड होता है। तीसरा हमारा क्या होता है? गैस होता है। और जो चौथा हमारा क्या होता है? प्लाज्मा होता है, ठीक है। लिख देते हैं, प्लाज्मा होता है। और जो लास्ट होता है वो होता है बोस आइंस्टीन, ठीक है। बोस आइंस्टाइन होता है, ठीक है। तो ये हमने क्या किया बेटा, ये हमने क्लासिफिकेशन कर दिया किसके, किसके किया क्लासिफिकेशन? मैटर के ऑन द डिपेंडिंग द फिजिकल एंड केमिकल चेंज पर, फिजिकल और केमिकल नेचर पर मैटर को हमने क्या किया? क्लासिफिकेशन कर लिया। अब हम इस वीडियो में, इस लेक्चर में, इस यूनिट में हम सिर्फ डिस्कस किसका करेंगे? फिजिकल क्लासिफिकेशन का करना है। हमें केमिकल क्लासिफिकेशन की यूनिट 2 में नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं किसको? फिजिकल क्लासिफिकेशन में। जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि जो मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो आपस में जो अट्रैक्ट करते हैं, वो कैसे करते हैं, वो इन्हीं के बेसिस पर हम करेंगे। अभी इन्हीं के बेसिस पर हम बताएंगे कैसे मैटर के पार्टिकल आपस में अट्रैक्ट करेंगे, ये भी हम बातें आपको यही बताएंगे। लेकिन यहां तब तक हम ये समझेंगे जो केमिकल जो क्लासिफिकेशन है उसको हमने जो प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर, एलिमेंट, कंपाउंड, होमोजेनियस, हेटेरोजेनियस, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ये सारी क्या चीज है, इनको भी हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के जो वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं किसको? सिर्फ फिजिकल क्लासिफिकेशन में। उसमें से हम सिर्फ मेन जो हमारा 3 है, वो मेन जो हमारा कौन से होते हैं? 3, वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और अभी आपको मैं ये बता दूं, 9th क्लास के अंदर हम सॉलिड, लिक्विड, गैस की सिर्फ प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ेंगे, उसके बारे में हम समझेंगे। लेकिन आगे की जब हायर क्लास में जब आओगे आप, यानी इनके 11th में 12th में जाओगे, तो इनके जानते हो अलग अलग से एक चैप्टर ही बन जाते हैं। जैसे आप क्लास 12th में जाओगे तो आपको सॉलिड स्टेट के नाम से एक चैप्टर पड़ेगा, सॉलिड के पूरे डीप में आप पढ़ना स्टार्ट करोगे। लिक्विड और गैस, लिक्विड और गैस को मिला के 11th में एक स्टेट ऑफ मैटर फिर से मिलेगा, जहां पे आपको गैस के बारे में पूरा डिस्कस किया गया होगा। और जो लिक्विड है वो फिर से क्लास 12th में एक सेकंड चैप्टर बन के आता है, वहां पर सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन के अंदर हम लिक्विड के बारे में ज्यादातर डिस्कस करेंगे। और ये जो दो हमारे होते हैं, ये दो हमारे क्या होते हैं? प्लाज्मा और एक बोस आइंस्टीन होते हैं। जो प्लाज्मा होते हैं सुपर ऑक्साइड एनर्जी होते हैं या सुपर एनर्जेटिक होते हैं, ये पार्टिकल्स होते हैं। और बोस आइंस्टीन, तो आइंस्टीन जो थे मतलब 2 बड़े साइंटिस्ट थे, उन 2 बड़े साइंटिस्ट ने मिलकर इस बात को इस पर वर्क किया था। इसलिए कि हमें ये हमारे 2 जो होते हैं मेन नहीं होते, हमारे सिर्फ जो मेन वो कौन से होते हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो मैं अब आपको फिर से मैं आपको ये समझाने जा रहा हूं कि जो मैटर को हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं किसके बेसिस पर? फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पर करेंगे, ठीक है। तो इसकी आप कॉपी कर लो, थोड़ा इसको नोट बना लो इसका, फिर आगे आपको हम सिखाते हैं कि कैसे फिजिकल क्लासिफिकेशन को सॉलिड, लिक्विड, गैस में हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप पॉज करके इसको बढ़िया सा लिख लेना, ठीक है। तो मिटाते हैं, थोड़ी जगह लेते हैं। ठीक, देखो अब हम आपको ये बता रहे हैं कि हम मैटर को कैन बी क्लासिफाइड ऑन द देयर फिजिकल एंड केमिकल नेचर, यानी कि हम ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी मैटर कैन बी कैटेगरी, मैंने मैटर कैन बी क्लासिफाइड 3 कैटेगरी या 3 ग्रुप। वो कौन कौन से हो सकते हैं अभी आपने बताया हमने आपको कि सॉलिड, लिक्विड और तीसरा हमारा गैस होता है। या हम ये कह सकते हैं, एक और बात हम इसमें कह सकते हैं कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक पर, उनके कैरेक्टरिस्टिक के वेरिएशन पर हम जो मैटर को क्या करते हैं? क्लासिफाइड करते हैं। और वो हमारे 3 मेन ग्रुप कौन कौन से होते हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस होते हैं। जैसे आप लिख भी सकते हो, इसको लिखने चाहते हो तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो कि आप कैसे इसको नोट्स में भी लिखना होगा, लिख सकते हो कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, आप लिख सकते हो, लिखो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट मैटर कैन बी क्लासिफाइड, मैटर कैन बी क्लासिफाइड
into three group, solid, liquid and gas. In general, matter can be classified due to variation of characteristic of the particle of matter, मतलब मैटर के जो पार्टिकल है उनके कैरेक्टरिस्टिक के वेरिएशन पर हम सॉलिड, लिक्विड, गैस को क्या करेंगे, मैटर में क्लासिफाइड करेंगे। मैटर को क्लासिफाइड किसके वेरिएशन कर लेंगे हम, जो इनके मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर, उनके फिजिकल और उनके कैरेक्टरिस्टिक पर हम क्या करेंगे, इनको क्लासिफाइड करेंगे। तो एक एक पॉइंट को देखते हुए, एक एक पॉइंट को आपको समझाते हुए चलेंगे ताकि आपकी पूरी कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। जैसे देखो, हमने यहाँ पे सबसे पहले लिख रहे हैं हम सॉलिड के बारे में, कि सॉलिड के बारे में थोड़ी बहुत इनकी कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, फिर हम लिक्विड की कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, फिर हम इसी तरह से हम गैस की कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। देखो सॉलिड में बातें ये कही गई कि सॉलिड, पहला पॉइंट इसका लिख लेते हैं कि सॉलिड हैव फिक्स्ड शेप एंड फिक्स मास। क्या है, फिक्स शेप है एंड फिक्स क्या है, मास एंड बेटा वैल्यूम। ठीक है, ऊपर मैंने लिख दिया वैल्यूम हो गया। पहली पॉइंट नोट कर लो, क्या कहा हमने कि सॉलिड है फिक्स शेप एंड फिक्स मास एंड वैल्यूम। देखो अब इस चीज को मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले हम पॉइंट टू पॉइंट समझते हुए चलते हैं। तो मैं सारे पॉइंट को आपको मैं इस तरह से समझा दूंगा ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, क्यों यहाँ पे फिक्स शेप होता है, क्यों यहाँ पे फिक्स मास होता है, क्यों इनके फिक्स वैल्यूम होते हैं, इनके पास ऐसी क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि जो ये बातें कह रहे हैं कि ये फिक्स होती है। ठीक है, तो दूसरी इसकी जो पॉइंट की नोट कर लेते हैं, क्या कहता है ये कि सॉलिड हैव ये बता सकते हैं इसकी जो रेजिडिटी जो होती है, यानी कि जो बहुत ही रेजिडिटी होती है, कंप्रेसिबल नहीं होते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि सॉलिड पोसेस, ऐसे लिख लो, सॉलिड पोसेस रिजिडिटी एंड नॉट कंप्रेसिबल। कंप्रेसिबल को मैं अभी समझाता हूं आपको कि क्या होता है कंप्रेसिबल। ठीक है, मतलब ये रिजिडिटी होती है बहुत एकदम ना, जैसे रिजिडिटी बोल ऐसे बोल सकते हैं कि नॉट फ्लेक्सिबल, जो फ्लेक्सिबल ना हो उसको हम क्या कहते हैं, रिजिडिटी बोलते हैं। और ये क्या होते हैं, कंप्रेसिबल नहीं होते, यानी कि इनको हम प्रेशर देने पर इनकी शेप और उनकी पोजीशन को हम क्या कर सकते हैं, चेंज नहीं हो सकता है। कंप्रेस मतलब उसका मतलब ये होता है कि कंप्रेशर देने के लिए, प्रेशर देने पर इनके जो शेप और पोजीशन को चेंज हो उसको हम बोलते हैं कंप्रेसिबल बोलते हैं। यानी कि ये ना तो कंप्रेसिबल होते हैं और ये क्या होते हैं कि रिजिडिटी होते हैं, यानी कि नॉट फ्लेक्सिबल होते हैं, फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं। ठीक है, इसकी ये दूसरी प्रॉपर्टी है। इसकी जो तीसरी प्रॉपर्टी है कि सॉलिड डू नॉट फ्लो, लिख सकते हैं कि सॉलिड डू नॉट फ्लो। फ्लो का मतलब ये इनके जो आयंस होते हैं, इनके जो पार्टिकल्स, आयंस इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, फ्लो इजिली नहीं करते हैं, मतलब करते ही नहीं, इजिली नहीं करते ही नहीं है। ठीक है, चौथी इनके और पॉइंट है एक कि सॉलिड हैव हाई डेंसिटी। अब डेंसिटी आ गई है तो डेंसिटी को पहले समझेंगे, डेंसिटी क्या मैं आपको ये भी समझाऊंगा यहाँ पर। डेंसिटी के ऊपर मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, इसमें छोटे मोटे मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा उसमें कि कैसी बात होती है। डेंसिटी बहुत अच्छा टॉपिक है ये, इस पर हमें समझना है क्योंकि डेंसिटी को अच्छे ढंग से समझना है। तो और इसमें लिख सकते हैं एक पॉइंट, जैसे कि सॉलिड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट। हालांकि अभी आपको मेल्टिंग पॉइंट समझ में नहीं आएगा क्या है, आपको ये पॉइंट तो नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उसमें समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, बहुत ही हाई होता है। देखो ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक है। ये सॉलिड जो है, सॉलिड जो स्टेट है, सॉलिड स्टेट की ये क्या है, ये सॉलिड स्टेट की कैरेक्टरिस्टिक है। तो हमें एक एक पॉइंट को फिर से समझ लेते हैं। क्या कह रहा है कि सॉलिड के पास क्या होता है, फिक्स है, फिक्स वैल्यू, फिक्स मास होता है। ठीक है, सॉलिड क्या होता है, रिजिडिटी होता है, नॉट कंप्रेसिबल होता है। सॉलिड क्या होता है, सॉलिड डू नॉट फ्लो, वो फ्लो नहीं कर सकते हैं, उनके जो पार्टिकल्स है इजीली फ्लो नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, सारी बातें बताऊंगा अभी। सॉलिड है हाई डेंसिटी, सॉलिड के पास क्या होती है, हाई डेंसिटी होती है। डेंसिटी क्या होती है ये भी हम बताएंगे आपको। कि सॉलिड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये सॉलिड के क्या पास जो हाई डेंसिटी होती है तो उसके पास क्या होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है। अब थोड़ी बातें हम आपको ये बताते हैं, थोड़ी समझाते हैं। पहले हम आपसे एक एक पॉइंट इसके लिख लेते हैं तो सारी बातें में आपको समझा देते हैं कि कैसा क्यों हुआ था। ठीक है, तो अब आप थोड़ा सा इसको लिख लीजिए, फटाफट इसकी कॉपी कर लीजिए। मैं आपको लिक्विड के भी कैरेक्टरिस्टिक लिखवा देते हैं।
तो लिक्विड भी क्या क्या बातें बताती है हमें, तो सारी उसके बाद लिक्विड का भी गैस का भी लिख के उसके बाद में एक एक प्रॉपर्टी का यानी एक एक स्टेट की मैं प्रॉपर्टी को मैं एक एक डिस्कस करते चलूंगा कि इसमें क्या हुआ, क्या रीजन क्या था। ठीक है, शायद आपने लिख लिया होगा, इसको हम मिटाते हैं अभी। हेडिंग लगा लेते हैं लिक्विड की स्टेट, यानी लिक्विड की बातें कर लेते हैं थोड़ी बहुत कि लिक्विड स्टेट में क्या समझा रहा है हमें। भाई लिक्विड स्टेट में क्या फिक्स वैल्यूम होंगे, होंगे वैल्यूम फिक्स होंगे, बट फिक्स सेफ नहीं होते हैं। तो लिख लेंगे लिक्विड है फिक्स्ड वैल्यूम बट नॉट फिक्स्ड सेफ। और आपको मैं बताऊं, मैं एक बाल्टी में या एक मग में या जग में या एक ग्लास के अंदर कितना वैल्यूम है, कितना उसमें पानी है, कितना उसमें वाटर, कितना मैं उसकी वैल्यूम बता सकता हूँ, पर उसका मैं सेप नहीं बता सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर वो एक ड्रॉप अगर वो नीचे गिर रहा है, एक ड्रॉप भी नीचे गिर रहा है, तो एक ड्रॉप के मैं वैल्यूम बता सकता हूँ, बट उसका नीचे गिरने के बाद उसका सेप क्या होगा वो नहीं बता सकता। इसलिए वो लिक्विड में क्या होते हैं, उनकी सेप फिक्स नहीं होते हैं। और क्यों नहीं होते ये भी हम आपको रीजन बताएंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या होता है, सेकंड पॉइंट जो लिक्विड का होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा कंप्रेसिबल होता है, थोड़ा सा उनके अंदर कंप्रेसिबिलिटी होती है, उनके उनको प्रेशर दबाने पर उनके शेप को हम थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं होता, बहुत ही कम, लेकिन लिख सकते हैं कि लिक्विड के नॉट, मतलब बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हैं, इसलिए लिक्विड कैन नॉट कंप्रेसिबल मच, बहुत ज्यादा हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, ऐसी बात है, लिक्विड को हम बहुत ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। तीसरी बात, लिक्विड फ्लो, लिक्विड क्या करता है, फ्लो करता है, लिक्विड फ्लो हायर लेवल टू लोअर लेवल। जो लिक्विड क्या करता है, फ्लो करता है हायर टू लोअर लेवल पर। ठीक है, अगली बातें क्या आती है, क्या इनकी डेंसिटी क्या होगी, सॉलिड से कम। ठीक है, तो लिख लेंगे कि लिक्विड हैव, लिक्विड हैव, इनकी डेंसिटी क्या होती है, इनकी डेंसिटी होती है जो सॉलिड से क्या होती है, इनकी डेंसिटी कम होती है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, लिक्विड हैव लेसर डेंसिटी कंपेयर सॉलिड, सॉलिड के कंपेयर में क्या होती है, लेसर होती है, यानी कि कम होती है। ठीक है, अगली पॉइंट करेंगे कि सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड और जो गैस है, तीनों सॉलिड लिक्विड और गैस ये डिफ्यूज होते हैं। हमने आपको डिफ्यूज के बारे में नेक्स्ट टॉपिक में बताया था, डिफ्यूज टू लिक्विड, लिक्विड में क्या हो जाते हैं, डिफ्यूज होते हैं। और ज्यादातर चांसेस डिफ्यूज होने की किस में होता था, मैंने बताया था गैस वाले बताया था, गैस में ज्यादातर चांसेस होती है डिफ्यूज होने का। ठीक है, सॉलिड में नहीं होता है इतना ज्यादा। ठीक है, तो ये थी प्रॉपर्टी किसकी, ये थी प्रॉपर्टी यानी ये थी कैरेक्टरिस्टिक किसकी, लिक्विड की, कि जिसका वैल्यूम फिक्स होता है, शेप फिक्स नहीं होता है, जो कंप्रेसिबल नहीं होता है बहुत ज्यादा, जो लिक्विड फ्लो करता है हायर टू लिक्विड लोअर की तरफ। और तीसरी चौथी बात ये कह सकते हैं कि लिक्विड के पास क्या होता है, डेंसिटी थोड़ा सा सॉलिड के कंपेयर में कम होता है। और तीसरी बात, सबसे लास्ट बात ये है कि जो सॉलिड और लिक्विड जो गैस होती है वो डिफ्यूज होती है किसमें, एक लिक्विड के अंदर। ठीक है, तो इसकी भी आप कॉपी कर लो। तो मैं आपको गैस की बातें बता देता हूँ, गैस की क्या प्रॉपर्टी है उसके भी बारे में हम क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, ताकि इसके बाद में सारे आपको सिर्फ एक्सप्लेन ही करना रह जाए हमें। ठीक है, कॉपी कर लो इसको, तो मैं आपको मिटाते हैं इनको, और एक एक पॉइंट को हम समझेंगे, क्यों ये फिक्स होता है, क्यों उसमें फिक्स नहीं होता है। इस सब के समझने के लिए हमें एक नया पॉइंट को, एक नए टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराऊंगा, उसके बाद आपको ये सारी चीजें समझ में आएगी। लेकिन एक एक चीज पहले आपको, और ये नोट्स आपको बना के लिखने होंगे। अब आप हम आपको बताते हैं गैसियस स्टेट में, ऐसे लिख लो गैसियस स्टेट। ठीक है, तो गैसियस स्टेट में क्या समझेंगे, क्या क्या बात हो सकती है बेटा गैसियस में। गैसियस में देखो, जो कंप्रेसिबिलिटी है गैस में क्या होती है, बहुत ज्यादा चांसेस होती है, सॉलिड और लिक्विड में चांसेस नहीं होती है। लेकिन हम गैस के, अगर हम गैस में प्रेशर अगर हम लगाते हैं तो उसकी शेप और उसके पोजीशन को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो इसकी पहली बात लिख सकते हैं कि गैस हैव हाईली कंप्रेसिबल,
मतलब बहुत ही ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी होती है, ठीक है ना, लिख सकते हैं हाईली हाईली हाईली, ठीक है, HIGHLY, हाईली, गैस हैव हाईली कंप्रेसिबल, बहुत गैस में क्या होता है, हाईली कंप्रेसिबल होता है, पहली बात। दूसरा कि गैस की जो डेंसिटी क्या होती है, वेरी लो होती है, बहुत ही कम होती है, लिख सकते हो कि गैस हैव वेरी लो डेंसिटी, यानी कि गैस के पास क्या होती है, बहुत ही कम, लो, बहुत ही लो डेंसिटी होती है। इसी बात इनकी क्या कर सकते हैं कि गैस फ्लो इजिली, गैस क्या करती है, इजिली फ्लो करती है, कहां पे, डिफ्यूज इनटू अनेदर, एंड डिफ्यूज, मैंने अभी बताया था कि डिफ्यूज इनटू अनेदर, मतलब जो गैस क्या करते हैं दूसरे के साथ डिफ्यूज भी इजिली हो जाता है और फ्लो भी क्या करते हैं, इजिली करते हैं। और तीसरी और सबसे अहम बात कर लेते हैं इसकी कि गैस गैस नो फिक्स सेफ, ठीक है ना, तो इनके फिक्स क्या होते हैं, सेफ होते हैं, यहां नो लिख लो, नो गैस नो फिक्स सेफ एंड नो फिक्स वैल्यूम, नो फिक्स वैल्यूम। और क्या कर सकते हैं हम इनको, इनको हम कर सकते हैं कैन दिस फिल द स्पेस ऑफ कंटेनर, द स्पेस ऑफ कंटेनर, बताते हैं। तो मैंने क्या बोला, मैंने ये कहा कि यहाँ पर जो गैस में क्या होते हैं, ना तो फिक्स सेफ होते हैं, ना तो फिक्स वैल्यूम होते हैं, ना तो इनके जो भी जिस कंटेनर में होते हैं उसी कंटेनर के क्या कर लेते हैं, सेफ को फिक्स कर लेते हैं। हालांकि ये बात लिक्विड में भी यही है कि लिक्विड में भी क्या होता है कि जिस कंटेनर में उस लिक्विड को हम लेते हैं उसी कंटेनर का वो क्या कर लेता है, सेफ फिक्स कर लेता है। तो अब मैं आपको ये बताने चल रहे हैं कि जितने भी हमने यहाँ पे इनकी प्रॉपर्टी को डिस्कस किया है या इनकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में समझा कि सॉलिड, लिक्विड और गैस को, इनको कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे, कैसे हम इसको समझेंगे, इनके पार्टिकल के कैरेक्टरिस्टिक के वेरिएशन पर हम इन सॉलिड, लिक्विड और गैस की कैरेक्टरिस्टिक को कैसे समझते हैं। क्योंकि देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है, हमने तो पढ़ लिया कि हाँ ठीक है, सॉलिड के पास क्या होता है, सॉलिड के पास फिक्स सेफ है, फिक्स मास है, फिक्स वैल्यूम है, लिक्विड के पास नहीं है, सॉलिड में कंप्रेसिबल कम है, लिक्विड में कुछ उससे बहुत ही मतलब कम है, ऐसा नहीं कि बहुत नहीं है, उससे कम है। फिर भी गैस में क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। और आपको मैं गैस में ये बता दूं, गैस में कंप्रेसिबिलिटी की वजह से हम एक किसी भी छोटे से यानी किसी भी स्मॉल कंटेनर में अमाउंट ऑफ लार्ज अमाउंट में क्या कर सकते हैं, गैस को हम फिल कर सकते हैं। जैसे अगर हम जो घरेलू जो सिलेंडर को यूज करते हैं यानी एलपीजी, वो किसके लिए यूज करते हैं कि हम कुकिंग फ्यूल के लिए यूज करते हैं। और जैसे हम व्हीकल जो फ्यूल के लिए हम यूज करते हैं, जो व्हीकल में हम फ्यूल के लिए यूज करते हैं, कौन सा होता है हमारा, वो सीएनजी होता है। तो सीएनजी और ये जो एलपीजी होते हैं, इनके अंदर जो गैस है, जो गैस की कंप्रेसिबिलिटी की वजह से हम क्या कर सकते हैं, लार्ज अमाउंट में हम क्या कर सकते हैं, इसमें गैस को फिल कर सकते हैं। ठीक है, जो हम हॉस्पिटल में जो गैस रखी, जो ऑक्सीजन के लिए ली जाती है, उसमें भी कंप्रेसिबिलिटी जो आती है। तो हम इस बेस पे कह रहे हैं कि गैस में चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा होती है किसके लिए, कंप्रेसिबिलिटी के लिए, क्योंकि वहां पे हम प्रेशर दबा के और भी ज्यादा चीज को भर सकते हैं। और इस पर मैं एक एक्टिविटी भी आपको बताऊंगा, उस एक्टिविटी से आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको अब कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं कि जो पार्टिकल की प्रॉपर्टीज पर हमें डिसाइड करते हैं स्टेट ऑफ मैटर, और कौन कौन सी पार्टिकल की जो प्रॉपर्टी होती है जो ये सारी बातों को डिस्कस करती है। सारे का रीजन सिर्फ वही 3 प्रॉपर्टी है। इसको कॉपी करो, फिर आगे चलते हैं हम आपको हेडिंग लगाने की पार्टिकल मोड ऑफ मैटर, लिख लीजिए इसको, यहां पे हम हेडिंग लगाते हैं कि पार्टिकल मोड ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। हेडिंग लिख लीजिए कि पार्टिकल मोड 3 जो तीनों स्टेट है हमारा, कौन कौन से, सॉलिड, लिक्विड और गैस, उन तीनों स्टेट के कुछ मोड है, कुछ पार्टिकल्स की बातें कर रहे हैं, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल डिसाइड स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि पार्टिकल की कुछ प्रॉपर्टी है जो डिसाइड करेगी स्टेट ऑफ मैटर। जिसमें पहला क्या है, इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस,
मतलब कि मैटर के जो पार्टिकल्स है, मैटर के जो पार्टिकल्स है उनमें क्या होता है बेटा, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होता है। बताता हूँ अभी थोड़ी देर में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या होता है। दूसरा, इनके अंदर भी होता है इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस की वजह से इंटरमोलिकुलर क्या होते हैं, फोर्स होते हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एट्रैक्शन ऑफ फोर्स बोल सकते हो। अभी बताते हैं थोड़ी देर में क्या है एट्रैक्शन ऑफ फोर्स। तीसरी बात है, क्या कर सकते हैं, तीसरी इनके अंदर ये होती है कि कुछ एनर्जी चाहिए। पार्टिकल के पास क्या होती है, कुछ एनर्जी होती है। और वो कौन सी एनर्जी होती है, एक कैनेटिक एनर्जी होती है। कौन सी एनर्जी होती है, कैनेटिक एनर्जी होती है, कैनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। तो ये तीन पॉइंट है, ये तीन प्रॉपर्टीज है किसके, पार्टिकल्स के, जो ये डिसाइड करते हैं स्टेट ऑफ मैटर। यानी ये सॉलिड, लिक्विड और गैस, जो हमने इन पर डिसाइड किया। मैटर को हमने जो तीन स्टेट में या तीन कैटेगरी में या तीन ग्रुप में हमने जो क्लासिफाइड इनको किया है, वो ये तीन ही प्रॉपर्टी से किया है। कौन कौन सी, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस से, इंटरमोलिकुलर फोर्स से और कैनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। भाई पार्टिकल में कुछ ना कुछ उसके पास एनर्जी तो होगी, और वो कौन सी एनर्जी है, कैनेटिक एनर्जी है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कैनेटिक एनर्जी क्या है, मैं आपको ये भी बताऊंगा इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या है, और इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस की वजह से यहाँ पर एक फोर्स होता है, कौन सा है, इंटरमोलिकुलर फोर्स। अब मैं एक एक बात आपको समझाते हुए चल रहा हूं कि जैसे मैं पहली बात करूं मैं सॉलिड की, ठीक है, मैं यहीं पे बात कर लेता हूं सॉलिड की। आपको सिर्फ समझने चलता है, ठीक है, समझने की तरफ से चलना है कि कैसे कैसे बातें हो रही है। देखो बेटा, जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही टाइटली होते हैं टू ईच अदर, वो एक दूसरे से बहुत ही क्लोज होते हैं उनके पार्टिकल। मतलब ये कह सकते हैं कि उनका जो इंटरमोलिकुलर जो डिस्टेंस है वेरी स्मॉल है। आप लिख सकते हो कि इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इन सॉलिड मॉलिक्यूल, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल। उसकी वजह से इनका जो इंटरमोलिकुलर जो फोर्स होता है, ठीक है, इंटरमोलिकुलर जो फोर्स होता है वो वेरी लार्ज होता है। क्या होता है, वेरी लार्ज होता है। लिख लीजिए आप, वेरी लार्ज होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, इसकी वजह से क्योंकि इन जो पार्टिकल के बीच में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होते हैं, अब ऐसे बताऊं मैं आपको कैसे समझाऊं इस चीज को। देखो ऐसे कि मान लो एक बॉक्स ले लेता हूं, मैं यहीं पे तीनों की बातें बता रहा हूं, ठीक है, मैं ऊपर की थोड़ी बातें आपको हटा दूं तब आपको समझाते हैं। देखो इस चीज को थोड़ा जगह बना लेते हैं। जैसे मान लो मैंने एक डायग्राम बनाया सॉलिड मॉलिक्यूल के, एक मैंने बनाया लिक्विड के, और एक मैंने बनाया गैस के। ठीक है, मान लो मैंने सॉलिड में जो पार्टिकल्स में रखे हैं, कहाँ पे रखे हैं, ऐसे रखे हैं, देखो इस तरह से एक दूसरे से एकदम टाइटली रखा हुआ है मैंने। ठीक है, एक दूसरे से एकदम पकड़ जकड़े हुए हैं एकदम से, ऐसे समझ लो कि इनने इन पे अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर जो डिस्टेंस है, इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस है, डिस्टेंस जो आ रहा है, तो पहली प्रॉपर्टी मैंने लिखी है इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, मतलब कि उनके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस है वेरी स्मॉल है। देखो आप देख भी रहे हो, क्यों होते हैं, क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही क्लोज होते हैं। ठीक है, इस तरह से आप इनको सारे को भर लीजिए, यानी कि इस तरह से बन गया ये। तो ये जो मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है, ये मॉलिक्यूल कौन सा है, सॉलिड मॉलिक्यूल है। कौन सा मॉलिक्यूल है ये, सॉलिड मॉलिक्यूल। तो सॉलिड मॉलिक्यूल के जो पार्टिकल्स होते हैं, यानी जो इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस होता है बहुत ही ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इन पर जो, अब देखो पार्टिकल्स नजदीक आ गए, नजदीक आ गए मतलब अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हुआ। जो अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा बेटा, तो अट्रैक्शन ऑफ फोर्स इसमें क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। और ऐसे केस में जब लिक्विड वाली बात किया जाए, तो लिक्विड में जो पार्टिकल जो होते हैं वो थोड़े क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, थोड़े क्या होते हैं, दूर होते हैं। यानी इनमें कहा जाए कि जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है सम व्हाट क्या होते हैं, लार्ज होते हैं। किससे, सॉलिड से। सॉलिड से क्या होते हैं, थोड़ा ज्यादा होते हैं, थोड़ा दूर पे होते हैं। जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होते हैं इनके बीच में पार्टिकल में, वो सॉलिड के कंपेयर में थोड़ा लार्ज होते हैं, थोड़ा सा दूर पे होते हैं। और गैस में क्या होती है कंडीशन, गैस में क्या होती है कि 1000 टाइम क्या होते हैं, इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है सॉलिड और लिक्विड के कंपेयर में होते हैं बहुत ही दूर, मतलब 100,000 टाइम्स बहुत ही दूर होते हैं। ठीक है, इसलिए इस चीज को मैं ऐसे भी बता सकता हूँ कि ऐसा कुछ बता नहीं सकते हैं कि पार्टिकल कहाँ होंगे। ठीक है, तो देखो थोड़ा सा सोचो कि यहाँ पर हम सॉलिड के जो पार्टिकल्स जो देख रहे हो, ठीक है, इस सॉलिड के पार्टिकल के अंदर क्या होता है बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस होता है वो बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो पार्टिकल एकदम नजदीक में आ जाएंगे तो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा बेटा,
ज्यादा होगा। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से कि सॉलिड मॉलिक्यूल को कैन बी वाइब्रेट देयर पोजीशन बट नॉट चेंज द उनके एक्चुअली पोजीशन पर, उनके हम क्या कर सकते हैं, उनको हम उनके पोजीशन पर हम वाइब्रेट कर सकते हैं, बट उनके जो पोजीशन को हम क्या कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं। और यही कारण है, यही रीजन है कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की वजह से और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से, और यहां पर जो एनर्जी है, देखो भाई कुछ ना कुछ एनर्जी तो चाहिए। एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्यों है वो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि देखो यहाँ पे जो पार्टिकल्स आपस में मैंने बोला था अट्रैक्ट करेंगे, और यही अट्रैक्ट करने का यही रीजन है। ये रीजन ये है कि इनकी स्पेस आते हैं बहुत ही, मतलब कि आपस में जो पार्टिकल्स होते हैं अट्रैक्शन होते हैं, तो अट्रैक्शन होने के लिए मतलब क्या चाहिए, कुछ ना कुछ उनके पास एनर्जी चाहिए। और एनर्जी कौन सी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जब कोई मोशन होती है, जब जहां कोई ऑब्जेक्ट में मोशन आती है तो वहां पे कौन सी एनर्जी होती है बेटा, काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक काइनेटिक एनर्जी भी इनकी क्या होती है, बहुत ही कम होती है। क्यों कम होती है, क्योंकि इनके पार्टिकल मूव ही नहीं कर पाते ना, इजीली मूव नहीं कर पाते, मतलब कंटिन्यू क्या करते हैं कि पार्टिकल्स मूव नहीं कर पाते। ठीक है, तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है कि इनके अंदर जो इनको वाइब्रेट हम कर सकते हैं, लेकिन इनके पोजीशन को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो पोजीशन चेंज नहीं कर सकते हैं मतलब कि इनके फिक्स सेफ होते हैं, तो फिक्स मास होते हैं, और फिक्स क्या होते हैं, वॉल्यूम होते हैं, यही एक कारण है। ठीक है, और इनकी डेंसिटी क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि डेंसिटी मैंने बताया था, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है। तो डायरेक्ट जो डेंसिटी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, मास, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, वॉल्यूम। मतलब कि अगर जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा, देखो इस तरह से, जितना ज्यादा इनका वॉल्यूम होगा उतना ही डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। तो वॉल्यूम इनका क्या फिक्स हो चुका है। मतलब अगर हमने कहा कि 1 किलो कोई एक केजी का कोई मास ले लो आयरन का, और 1 केजी ले लो कोई आप कॉटन, तो आपको क्या फर्क लगेगा, फर्क ये है कि वो भी 1 केजी है, वो भी 1 केजी है, लेकिन वो 1 केजी किसी छोटे से आयतन में, किसी छोटे से वैल्यू में फिक्स हो चुका है। लेकिन वही 1 केजी जो कॉटन है उसका वैल्यूम क्या होगा, वो एक्सपेंड क्या ज्यादा है, तो मतलब वहां डेंसिटी क्या होगा, वहां डेंसिटी क्या होगा, वहां वैल्यूम बढ़ गया तो डेंसिटी वहां कम होगी। यहाँ डेंसिटी क्या होगी, कम, क्योंकि वैल्यूम क्या यहाँ पे कम है। तो वैल्यूम अगर कम करोगे, देखो इधर से, वैल्यूम अगर कम करोगे तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, अगर वैल्यूम क्या करोगे, ज्यादा करोगे तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर मास बढ़ाते जा रहे हो तो डेंसिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ आपको डेंसिटी की बातें मैंने बता दी, आपको मैंने काइनेटिक एनर्जी बता दी, इनमें कम होती है, आपको हमने इनके अंदर ये भी बता दिया इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस भी बहुत ही होता है कम, और इसकी होता है क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इनमें क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होती है, अट्रैक्शन ऑफ फोर्स ज्यादा होता है। तो ये बातें हो गई थी किसकी, सॉलिड की, जिस वजह से हम ना तो मॉलिक्यूल यानी सॉलिड मॉलिक्यूल को हम उनके पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते हैं, बट उनके पोजीशन से हम वाइब्रेट कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद होगी कि आपके कंसेप्ट पूरा समझ में आ गया होगा, क्यों यहाँ पे ये पार्टिकल, सॉलिड के पार्टिकल, ऐसी क्या रीजन थी वो आपको समझ में आ गया। एक ही रीजन बताना है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और काइनेटिक एनर्जी। अब बातें करते हैं इसी तरह से लिक्विड की। तो लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में मैंने अभी कहा कि जो इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस होता है समव्हाट लार्ज इन कंपेयर टू द सॉलिड, सॉलिड के कंपेयर में थोड़ा सा देखो क्या होता है, थोड़ा सा लार्ज है। तो देखो ये थोड़ा एकदम सटे हुए हैं, लेकिन ये एकदम से क्या है, थोड़ा सा दूर हुए हैं। ठीक है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से थोड़ा सा दूर गए हैं, तो इस वजह से यहां पर हम ये कह सकते हैं कि जो इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस है इनका, वो क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है। अच्छा, एक और बड़ी बात है कि स्पेस ज्यादा होने की वजह से इनका जो इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होता है वो फेयरली लार्ज होता है इन कंपेयर किससे, सॉलिड से। ठीक है, लार्ज नहीं कर सकते, स्मॉल कर सकते हैं। लार्ज कैसे होगा, क्योंकि लार्ज तो ये होते हैं ना, लार्ज नहीं बोलेंगे, क्या होते हैं कि फेयरली थोड़ा सा स्मॉल होते हैं इससे, सॉलिड से। तो ये बातें हम कह सकते हैं कि इनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत ही कम होता है, उतना ज्यादा नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि ये पार्टिकल्स थोड़ा सा नजदीक नहीं आते हैं, थोड़ा दूर दूर जाने लगते हैं। तो दूर जाएंगे लेकिन रिपल्जन होंगे, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो एक रीजन हो गया। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल में जो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है इन कंपेयर किससे, सॉलिड से होती है। और यही वजह से हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा होने की वजह से इनके मॉलिक्यूल को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, इनके पोजीशन को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और ये इनको हम ये भी कर सकते हैं, इनको हम जिस विजल में रखें या जिस कंटेनर में रखेंगे उसी कंटेनर के शेप को क्या कर लेते हैं, एक्यूपाई कर लेते हैं। तो ये रीजन थी किसकी, लिक्विड की थी। तो लिक्विड में क्या हमने सीखा, लिक्विड में हमने सीखा कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है बेटा, कुछ ज्यादा होता है, ज्यादा होता है तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है यहाँ पे, कम होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है यहाँ पे, ज्यादा।
सॉलिड में काइनेटिक एनर्जी कम होती थी, लेकिन यहाँ लिक्विड में काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर इनके पोजीशन को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बातें हो गई किसकी, ये बात हो गई आपकी लिक्विड की। अब बातें करते हैं आपके हम किसकी, गैस की। तो गैस के अंदर हम ये कह सकते हैं जो इनका इंटरमोलिकुलर जो स्पेस है वो 1000 टाइम मोर देन किससे है, लिक्विड एंड सॉलिड। लिक्विड और सॉलिड से 1000 टाइम क्या होती है, लार्ज होता है, बहुत ही ज्यादा होता है इनके इंटरमोलिकुलर स्पेस। क्योंकि आप गैस को देखो कहीं में दिखाई देता है, नहीं हो पाता है, तो इसकी वजह से हम ये कहते हैं कि इनके अंदर जो स्पेस होता है इंटरमोलिकुलर वो 1000 टाइम क्या होता है, ज्यादा होता है। अब दिमाग लगाओ, जब 1000 टाइम ज्यादा होगा तो रिपल्जन बहुत ही ज्यादा होगा, तो जो इनके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है वो जीरो होता है, यानी कि नेट जीरो हो जाता है। ठीक है, उसमें होता ही नहीं, मैग्नीट्यूड उसका क्या होता है, एकदम से जीरो। क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा रिफ्लेक्शन रिपल्जन होगा उतना ज्यादा उनके अंदर क्या कम होते जाएंगे, एट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। तो ये इनका रीजन था कि इन्होंने ऐसा कहा कि यहां पर इंटरमोलिकुलर स्पेस 1000 टाइम क्या होते हैं, ज्यादा इन कंपेयर टू सॉलिड लिक्विड। तो उसके वजह से इनका इंटरमोलिकुलर जो फोर्स है, यानी अट्रैक्शन ऑफ जो फोर्स है वो क्या होता है, जीरो होता है, यानी कि मैग्नीट्यूड इनका क्या होता है, जीरो होता है। और हम इनके मॉलिक्यूल यानी गैसियस मॉलिक्यूल को हम क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, उनके पोजीशन को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये चेंज कैसे कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, मैं आपको एक्टिविटी से समझाऊंगा इस बात को कि कैसे इनको इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और इनके अंदर एक और बड़ी बात है आपको बताएं कि जो मॉलिक्यूलर्स होते हैं, इनके मॉलिक्यूल्स, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्री मूव करते हैं किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन। भाई ये डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में जा सकते हैं, इस भी डायरेक्शन जा सकते हैं, इस डायरेक्शन में जा सकते हैं, इस डायरेक्शन जा सकते हैं, इस डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं, गैस के जो आयंस होते हैं वो क्या करते हैं, वो इजिली मूव कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में। दूसरी और बड़ी बात कि इनका ना तो फिक्स शेप होगा ना तो फिक्स वॉल्यूम, यही एक रीजन की वजह से। ठीक है, दूसरा इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है गैस की वो मैक्सिमम होती है, और जिसकी वजह से रैंडम किसी भी स्पीड में क्या करते हैं, मूव करते हैं। यानी कि काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से इनकी ये रैंडम में क्या करते हैं, मूव करते हैं। मतलब ये कोई फिक्स नहीं है कि एक इधर जाए या इधर जाए, रैंडम कहीं से भी ये क्या करते हैं, मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। और ये जो मॉलिक्यूल होते हैं इनके मूव जब हिट करते हैं किसी भी साइड में या किसी भी वॉल के साइड पर, तो वहां पर क्या होता है, प्रेशर, यानी कंटेनर के वॉल पर एक प्रेशर एक्सर्टेड होता है। अब इस बात को मैं ऐसे समझाऊं कि गैस के अंदर जो गैस को अगर हम थोड़ा सा, ये चांसेस है कि गैस को अगर हम प्रेशर लगाएं तो उनके पोजीशन को हम चेंज कर सकते हैं। इस बात को कैसे समझते हैं, एक एक्टिविटी से समझा देते हैं आपको, ताकि आपका पूरा एक कंसेप्ट यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि सारी बातें किस पर टिकी थी, सारी बातें टिकी थी पार्टिकल की प्रॉपर्टी पर। वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी थी बेटा, वो 3 प्रॉपर्टी ये थी कि पहले तो इंटरमोलिकुलर स्पेस यानी इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, दूसरा इंटरमोलिकुलर फोर्स यानी एट्रैक्शन ऑफ फोर्स, और तीसरी काइनेटिक एनर्जी। तो सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही, उनके पार्टिकल के बीच में बहुत ही स्पेस क्या होता है, बहुत ही कम होता है, जिसके इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होता है, जिसकी वजह से उनको वाइब्रेट कर सकते हैं बट उनके पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते हैं। लिक्विड के अंदर में ये कहाँ थी, लिक्विड में इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होती है, ज्यादा होता है इन कंपेयर किससे, सॉलिड से, जिसकी वजह से इंटरमोलिकुलर फोर्स इनका क्या होता है, कम होता है। लेकिन इनका काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है, जिसकी वजह से इनके पोजीशन को हम चेंज कर सकते हैं। दूसरी एक बड़ी बात लिक्विड में कि हम लिक्विड को जिस विजल में या जिस कंटेनर में लेते हैं उसी कंटेनर के उसी विजल के शेप को क्या कर लेता है, लिक्विड एक्यूपाई कर लेता है। तीसरी गैस में क्या होता है, गैस में 1000 टाइम लार्ज होता है जो इंटरमोलिकुलर स्पेस 1000 टाइम लार्ज होता है किससे, सॉलिड और लिक्विड से। अब जो बताओ सॉलिड और लिक्विड से 1000 टाइम लार्ज होगा तो इसका मतलब जो उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स जीरो होगा, क्योंकि रिपल्जन बहुत ही ज्यादा हो जाएंगे। और इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्री किसी भी डायरेक्शन में क्या करते हैं, मूव, रैंडम मूव करते रहते हैं। ठीक है, और इनके पोजीशन को क्या कर सकते हैं हम, इनके मतलब पोजीशन को हम चेंज कर सकते हैं, कंप्रेसिबिलिटी लगा के इनको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इस बात को ध्यान से समझो, इस बात को ध्यान से इस तरह से समझो कि मान लो हमने एक सिरिंज ले लिया, ठीक है, हमने यहाँ पे एक सिरिंज ले लिया है, और इस सिरिंज के एक सिरिंज ले लिया है और एक हमें क्या चाहिए, पिस्टन चाहिए। ठीक है, हमने यहाँ पे एक पिस्टन ले लिया, ये देखो इस तरह से, और इस सीरीज के अंदर हमने एक चाक का पाउडर रख लिया। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं हम चाक का पाउडर, और एक और सीरीज लेते हैं और इस सीरीज में भी हम पिस्टन लगाते हैं। और लेकिन अब की बारी सीरीज में हमने क्या लिया है, लिक्विड ले लिया, यानी एक आपका इस सॉलिड में हो गया, भाई चाक का पाउडर किस में होगा, सॉलिड में, और ये किस में है, लिक्विड में। और एक सीरीज को ऐसे खाली छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें क्या है, ऑलरेडी एयर ही होंगे,
एयर होंगे मतलब गैस तो होंगे इसके अंदर, और यहाँ से हम क्या लगाते हैं, एक पिस्टन यहाँ पे भी लगा देते हैं। ठीक है, तो देखो ये तीनों एक्टिविटी से हमें लगता क्या है कि जब हम यहाँ से पिस्टन सॉलिड वाले में दबाते हैं, जब सॉलिड में दबाते हैं तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होता है, मतलब इनके आयंस क्या करते हैं, मूव नहीं करते, यानी फ्री नहीं होते, फ्लो नहीं करते हैं। तो यानी कि सॉलिड के अंदर कंप्रेसिबिलिटी क्या है, जीरो, मैंने बोला था पहले से नहीं होती है। क्यों? क्योंकि पिस्टन यानी कि प्रेशर लगाने पर इनके शेप चेंज नहीं होते हैं। लिक्विड में थोड़ा स्लाइटली होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे होगा अलग बात है, बट स्लाइटली ही होता है, इससे नहीं होता कि बहुत ज्यादा होता है। लेकिन गैस में क्या है, बहुत ज्यादा। आप इसको अगर आप प्रेशर लगा दो, यानी यहाँ पे आप पिस्टन लगा दो, तो पिस्टन लगाने के बाद इनके शेप क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। ये केस किसमें होती है, ज्यादातर गैस के अंदर। तो जो मैंने आपको बताया था कि जो हम घरेलू जो कुकिंग के लिए जो फ्यूल को यूज करते हैं एलपीजी को, उसमें क्या होता है कि हम स्मॉल कंटेनर में लार्ज अमाउंट में हम गैस को क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। किसकी वजह से, कंप्रेसिबिलिटी की। अब कोई तुमसे पूछे कि अब क्या रीजन है कि एक छोटे से वैल्यू में, छोटे से कंटेनर में इतने ज्यादा गैस आ जाते हैं, तो आप कह सकते हो कि गैस में कंप्रेसिबिलिटी होने के चांसेस ज्यादा होता है। हम गैस में क्या करते हैं, प्रेशर लगा के उनके शेप और पोजीशन को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये आज की इस लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को देखा, और इसमें हमने ये समझा कि यहाँ पर ये सारी बातें कि कैसे एक पार्टिकल के प्रॉपर्टीज पर हम जो मैटर के तीनों स्टेट को, यानी तीनों कैटेगरी को, तीनों ग्रुप को कैसे डिसाइड किया, कैसे बताया, और क्या रीजन था इनके अंदर, क्या क्या बातें हैं सॉलिड के अंदर, लिक्विड के अंदर, गैस के अंदर। देखो बच्चा पार्टी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताई मैंने आज को आपको, ताकि ये सारी पॉइंट्स आपको जब क्लियर होगी तभी आप सारी चीजों को आप समझ सकते हो। ठीक है, तो आप जो मैंने आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें भी बता दी यहाँ पे आपको, कि सॉलिड से, लिक्विड से और गैस से। अब अगला जो टॉपिक होगा इसी चैप्टर का ही होगा, उसमें आपसे एक मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उसी क्वेश्चन को ही मैं अपना टॉपिक बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, और आपको सारी चीजें समझाऊंगा। वो हमारा क्वेश्चन ये होगा, क्या मैं, सोचो ध्यान से सोचो, या एक एग्जांपल बताओ, मैं आपको बताता हूं कि मैं एक आइस लेता हूं, आइस भी किससे बना होता है, वाटर से बना होता है। ठीक है, एक मेरा क्वेश्चन ध्यान से समझो, और एक मैं क्या लेता हूं, लिक्विड लेता हूं, लिक्विड भी वे किससे होता है, वाटर का ही होता है, और इससे लिक्विड से मैं क्या कर सकता हूं, गैस यानी कि वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं भाई, यहां से देखो ऐसे लिक्विड को मैं गैस में कन्वर्ट कर सकता हूं, गैस में कन्वर्ट करो कि वेपर यहां बनेंगे आपको। ठीक है, तो बताओ ये कैसे, ये कैसे मैं कर सकता हूं, क्या मैं किसी भी स्टेट के मैटर को, किसी भी मैटर ऑफ स्टेट को, स्टेट जो मैटर का स्टेट होता है, जो सॉलिड है, लिक्विड है, क्या मैं उसको चेंज कर सकता हूं, हाउ कैन चेंज द मैटर ऑफ स्टेट, ये मेरा एक क्वेश्चन होगा। जैसे देखो ये सॉलिड है, आइस क्या है, उसी सोर्स से बना हुआ है, वाटर से ही बना हुआ, लेकिन ये क्या है, सॉलिड है। फिर ये सॉलिड से उसी वाटर से क्या बन चुका है, लिक्विड में। फिर वही लिक्विड को आप हीट कर दो, टेम्परेचर दे दोगे, तब क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा, यानी कि वेपर के फॉर्म में बनेगा। तो कैसे ये कन्वर्ट होता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से फिर सॉलिड, या लिक्विड से फिर सॉलिड, या फिर गैस से सॉलिड, ये सारी जो कन्वर्जन है, इंटर कन्वर्जन है, यानी कि जो मैटर की स्टेट को हम चेंज कर रहे हैं, ये सारी जो टॉपिक है, सारी डिस्कस, ये सारे क्वेश्चन, हाउ कैन, या फिर वाई, वाट, कैसे, क्यों, कहां से हो रहा है, ये सारे डिस्कस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में, इसी चैप्टर के, जिसका नाम होगा कि हाउ कैन चेंज द मैटर। क्या कह सकते हैं हम, हाउ कैन चेंज द मैटर, क्या मैटर को हम चेंज, मैटर के स्टेट को, हाउ कैन चेंज मैटर ऑफ स्टेट, क्या मैटर के स्टेट को मैं चेंज कर सकता हूं कि नहीं। तो ये हमारी अगली टॉपिक रहेगी, और अब तक ये आप तब तक क्या करोगे, आप इन सारी टॉपिक को जो मैंने आपको पढ़ाया, मैटर को क्लासिफाइड किया, मैटर को पार्टिकल के बेस पे क्लासिफाइड किया, उनकी प्रॉपर्टी को डिस्कस किया, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और क्यों होता है, वो सारी रीजन बताया। आपको मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, इसी के साथ, इसी टॉपिक पर, इसी बातें पर लेकर मिलेंगे। उम्मीद होगी कि आप तब तक अपने घर पे सेफ रहिए, बढ़िया सा फ्रेश होकर, दिमाग सेट करके इन सारी चीजों को कंसीडर करिए। थैंक यू।